तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि टू कॉपर वायर A and B of equal masses are taken. The length of A is double the length of B. If the resistance of wire A be 160 ohm, then calculate the resistance of wire B. ओके तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है कि दो कॉपर वायर हैं A और B, ठीक है, दोनों की मासेस इक्वल हैं। जब कॉपर के वायर हैं मतलब दोनों का मटेरियल सेम है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब A का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर रो है तो B का भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा बच्चों कि जो वायर A है, ठीक है, और B, इन दोनों का मास सेम है। मास दोनों का क्या है बच्चों? सेम है, मतलब m मान लेते हैं, A का मास और B का मास दोनों m हो गए। अब बच्चों इन्होंने कहा जो A की लेंथ है वो B वाले से डबल है, मतलब LB है, उसको हमने L कह दिया, तो A की लेंथ को LA बराबर क्या हो जाएगी? 2L। क्यों? क्योंकि ये B से क्या है? डबल है। ये उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया। हमसे कह रहे हैं कि बताओ अगर A का रेजिस्टेंस 160 ओम है तो B का रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला आप लोग क्या यहाँ यूज करेंगे? R = रो L अपान A। देखिए रो दोनों का पता है, L दोनों की पता है, हमें क्या निकालना चाहिए? A कैसे निकालेंगे? तो बच्चों क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि दोनों का मास सेम है, मतलब MA बराबर MB, ठीक। अगर बच्चों हम डेंसिटी D मान लें वायर की, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वायर A इंटू डेंसिटी ऑफ वायर A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर B इंटू डेंसिटी ऑफ वायर B। लेकिन आपको पता है सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी तो सेम हो जाएगी, डेंसिटी सेम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम दोनों वायर्स का सेम होना चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको रो L पता है बट एरिया नहीं पता, तो एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, जब वॉल्यूम सेम हो गया तो अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम का फार्मूला सोचेंगे। तो भाई आपको पता है कि अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर है तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है, अगर इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर L। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया। यानी कि अगर A वाले वायर का एरिया हम A1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों? कुछ मान लो, उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने कहा A का वायर जो है और B का वायर का एरिया हम मान लेते हैं AB। हम A के वायर का एरिया AA मान लेते हैं, B का AB। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वायर A, तो A का एरिया इंटू A की लेंथ, वॉल्यूम ऑफ B में क्या करेंगे बच्चों? B का एरिया इंटू B की लेंथ। B की लेंथ कितनी है? LB। वैल्यू पुट कर देंगे, AA LA की जगह क्या आया? 2L। AB LB की जगह क्या आएगा बच्चों? L। कैंसिल हो, मतलब AA बराबर या 2AA बराबर AB, मतलब जो B वाले का एरिया है वो A से क्या है बच्चों? डबल है। अब बच्चों हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम A वाले वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या निकलेगा? रो LA अपान AA। B वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? रो LB अपान AB। ये तो निकलेगा। हमको A का रेजिस्टेंस पता है और B का फाइंड करना है, मतलब हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो एक इक्वेशन बनती दिख रही है, RA अपान RB इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? LA अपान LB है और इंटू AB अपान AA, ठीक है। डिवाइड किया, ये रेसिप्रोकल हो गया, सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब बच्चों जब ये आ गया तो RA की वैल्यू क्या आ गई? 160। RB हमको फाइंड करना है। LA की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2L। LB की वैल्यू कितनी है बच्चों? L, ठीक है। एरिया ऑफ B, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 एरिया ऑफ A अपान AA। देखो बच्चों AA से A कैंसिल, L से L कैंसिल, मीन्स 160 अपान RB इज इक्वल टू 4 या RB इज इक्वल टू 160 अपान 4, यानी कि B का जो
रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों, 40 ओम होगा। इसका मतलब वायर बी जो है उसका रेजिस्टेंस 40 ओम होगा। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%. कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक वायर है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये मान लेते हैं वायर, जिसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो एल है, और इसका एरिया क्या है बच्चों, मान लेते हैं ए। इन्होंने कहा इस वायर को 25% स्ट्रेच कर दिया गया, ऐसे खींच दिया गया, पकड़ के वायर को ऐसे पकड़ा और खींच दिया। कितना खींचा बच्चों, कि इसकी लेंथ 25% बढ़ जाए। अच्छा, कुछ ऐसा हो गया हो। सीधी सी बात है, जब लेंथ बड़ी होगी तो उसका एरिया कुछ कम हो गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। अब इन्होंने कहा इसकी लेंथ जो फाइनल हुई है एल डैश, वो कितनी हो जाए, 25% ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहले जितनी थी उसमें 25% और बढ़ा दी जाए, यानी कि एल डैश आ जाएगा एल प्लस 25% मतलब 25/100 इंटू एल। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 इंटू एल। तो ये आ गई फाइनल लेंथ। सिंपल सी बात, जब वायर को आप खींचेंगे तो उसका एरिया कुछ चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एरिया अब ए डैश हो गया, ठीक है। तो हमको बताना है कि ऐसा करने से कितने परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले का रेजिस्टेंस निकालेंगे, बाद का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर परसेंट निकाल देंगे, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, हम शुरुआत का इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो R1 बराबर ये निकलेगा बच्चों, या R बराबर ये निकलेगा रो एल अपान ए। मान लेते हैं इसका जो वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जानते हो ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ और टेम्परेचर पर, और कहीं डिपेंड नहीं करता। इसको हम रो मान लेते हैं। तो R बराबर हो गया रो एल अपान ए, ये तो बड़ा ही फार्मूला। अब बच्चों फॉर फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में हम बात करते हैं तो हमको फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो एल डैश अपान ए डैश। मेन बात यह है कि लेंथ का तो वैल्यू पता चल गया एल के टर्म में, लेकिन फाइनल एरिया हमको बच्चों नहीं पता है ए के टर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डैश की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने में एरिया और लेंथ इस तरीके से चेंज होते हैं कि पूरे वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वायर का, ठीक, वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम के। अरे वाह, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, यानी कि ए इंटू एल। और फाइनल वॉल्यूम बच्चों कितना है, जरा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वो है ए डैश एल डैश, फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। वैल्यू पुट कर दो, तो ए एल इक्वल टू क्या आएगा, ए डैश इंटू 1.25। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से जरा ध्यान दो, 1.25 एल। तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। तो ए डैश कितना आ गया, ए अपान 1.25। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए अपान 1.25। ये ए डैश आ गया बच्चों। यानी कि जो फाइनल रेजिस्टेंस अब निकलेगा वो क्या निकलेगा, फाइनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, उसको आर डैश मान लेते हैं। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, रो एल, यानी कि एल मतलब फाइनल वाली, यानी कि रो एल डैश अपान फाइनल एरिया, यानी कि ए डैश। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आर डैश के लिए क्या मिलेगी, रो एल डैश
1.25L, देखिए अपान ए डैश की वैल्यू ए अपान 1.25, तो ये अपान वाला 1.25 रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि आर डैश की वैल्यू बचेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5625 रो एल अपान ए, ये आ जाएगा हमारे पास। अब रो एल अपान ए देखिए क्या था, ये इनिशियल रेजिस्टेंस था। ये क्या था बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस था, यही तो था रो एल अपान ए। तो पुट कर देंगे तो आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, 1.5625 आर। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा भाई, तरीका क्या होता है परसेंट इंक्रीज रेजिस्टेंस में निकालने का। तो कितना इंक्रीज हुआ, अपान कितना पहले था इनटू 100, ये फार्मूला होता है। मींस हाउ मच इंक्रीज्ड, तो आर डैश माइनस आर, भाई फाइनल इनिशियल को घटा दो, पता चल जाए कितना इंक्रीज हो गया। अपान कितना पहले था, इनिशियल वैल्यू आर और इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.5625 आर माइनस आर अपान आर इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 5625 आर अपान आर इंटू 100, यानी कि 56.25%। इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया होगा बच्चों, ये इंक्रीज हो गया होगा 56.25%। तो याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस को लेंथ को आप 25% इंक्रीज करेंगे तो फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो कितने परसेंट इंक्रीज होकर आएगा, 56.25%। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ohm इज स्ट्रेच्ड टू 3 times ऑफ इट्स लेंथ। दिस स्ट्रेच्ड वायर इज कट into 3 equal parts and then they are joined in parallel to each other. What will be the resistance of this combination? Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L है और एरिया A है, और इसका रेजिस्टेंस उन्होंने बच्चों दे रखा है कि R है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस वायर को स्ट्रेच कर देना है, और कितने तक स्ट्रेच करना है कि ये 3 गुना लंबा हो जाए, 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस वायर को स्ट्रेच कर देंगे। बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। जब उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको 3 टाइम्स खींच दिया गया। ठीक है, तो ये कितना खींच दिया गया, 3L हो गई लेंथ। तो इन्होंने कहा कि खींचने के बाद फिर इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। तो पहले तो हमको देखना चाहिए कि जब 3 गुनी लेंथ इसकी बना दी गई तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तब तो 3 पार्ट करेंगे। ठीक, तो बच्चों अब इसका देखिए एरिया मान लेते हैं हम, कितना हो गया, A डैश। ठीक है, तो अब अगर A डैश एरिया है, ठीक, तो सोचिए कि पहले एरिया A था, अब क्या बचा, A डैश। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी वायर को खींचते हैं तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको A डैश निकालना है। भाई आपको पता है R तो आपने निकाल दिया, पहले वाला रो L अपान है, बाद वाला R कैसे निकालेंगे, L तो पता चल गया 3L, लेकिन एरिया इस टर्म में नहीं पता है, तो आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, पहले एरिया पता कीजिए। उसके लिए वॉल्यूम कंजर्व कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों, AL, फाइनल वॉल्यूम क्या है, A डैश इंटू 3L। भाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वहां से, यानी कि AL इज इक्वल टू बन जाएगा A डैश इंटू 3L, यानी कि अगर L से L काट दें तो A डैश बराबर क्या बन गया बच्चों, A अपान 3, ये फाइनल एरिया आ गया। ठीक है, सो रेजिस्टेंस
तो ये कितना बचेगा, आर डैश बराबर रो एल डैश अपान ए डैश, एल डैश मतलब बाद वाली लेंथ, तो ये बनेगा रो 3l अपान ए अपान 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब बन जाएगा रो एल अपान ए इंटू 3, ये 3 चला गया। अब बच्चों ये आर डैश कितना आ गया, ये आ गया 9, और रो एल अपान ए क्या था, पहले वाला रेजिस्टेंस था, यानी कि आर। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर किसी वायर की लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस 9 टाइम यानी कि 3 स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी वायर को 3 टाइम्स खींचा जाता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो फाइनल रेजिस्टेंस निकल आया इसका। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि अब इस वायर को 3 पार्ट्स में फिर से ब्रेक किया गया। तो देखो जो ये पतला वाला वायर है इसके 3 पार्ट बनाएंगे ऐसे, एक, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वायर को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो रेजिस्टेंस R बाई नंबर ऑफ पार्टीशन हो जाता है। जैसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जो R डैश था, अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश अपान 3, क्योंकि 3 पार्ट में कर रहे हैं, 4 में करते तो R डैश बाई 4 कर देते, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 3 यानी कि आएगा हमारे पास देखो 9R अपान 3 यानी कितना आ जाएगा 3R। इसका भी रेजिस्टेंस 3R और इसका भी रेजिस्टेंस 3R। कह रहे अब इन तीनों पार्ट्स को पैरेलल कर दिया गया एक दूसरे से। कैसे कर दिया गया बच्चों, पैरेलल कर दिया गया, इन तीनों पार्ट्स को पैरेलल कर दिया गया। ठीक है, जब इनको हम पैरेलल कर देंगे तो बच्चों अगर इस रेजिस्टेंस को R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको R3 कह दें, तो हमसे पूछा गया कि अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ऐसे तो कर सकते हो। अब बच्चों वैल्यू पुट करो, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान 3R प्लस 1 अपान 3R प्लस 1 अपान 3R। 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3 अपान 3R, 3 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। इसका मतलब जब किसी वायर को 3 गुना लेंथ में स्ट्रेच करेंगे, फिर उसके बाद 3 पार्ट करके उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो नेट रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट इज 100 ohm at 100 degree Celsius and 200 ohm at 400 degree Celsius. Calculate the coefficient of resistance of the filament. ओके, तो देखिए बच्चों हमको दिया गया है यहाँ पे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, टू 400 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस 200 ओम। तो हमसे कह रहे हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा बताइए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कहीं गिवन है तो T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, जहां पर RT होता है बच्चों रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस और R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों यहाँ अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जबकि जो T है ये होता है टेम्परेचर। बच्चों हमें दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस 100 ओम है, मतलब T की जगह अगर 100 रख दें तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए इक्वेशन बन जाएगी R100 इक्वल टू क्या बनेगा, R0 1 प्लस अल्फा इंटू T की जगह क्या रख दिया 100। ठीक है, R100 की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा 100 है, तो 100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 200, तो यहाँ T की जगह 400 रख दो
तो क्या बनेगा बच्चों, R400 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400। तो R400 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 200 ओम, तो इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400। बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन बना ली हमने, ये फर्स्ट बना ली, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि R0 तो हमसे कोई मतलब नहीं है, R0 कैंसिल कर देते हैं, अल्फा निकाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे केवल अल्फा पूछा गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है, ऊपर देखो 100, सेकंड में क्या है नीचे 200, उधर क्या है R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, अपान में है R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400। ठीक है, R0 से R0 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो इससे 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/2 बचेगा। तो क्या बचा, 1/2 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 100, यानी कि 100 अल्फा भी लिख सकते हैं इसको, अपान 1 प्लस 400 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 400 अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस 200 अल्फा। क्या किया बेटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर आ गया पूरा टर्म, 1 से मल्टीप्लाई हुआ यही आ गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो इसको उधर ले जाओ, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा, ये 200 अल्फा इधर लाओ तो इधर बचेगा 400 अल्फा माइनस 200 अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बचेगा बच्चों 200 अल्फा इज इक्वल टू 1, या अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/200, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/200, यहाँ कर दें। अच्छा देखो अल्फा इज इक्वल टू 1/200, या इसको लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस, या इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 200 डिग्री सेल्सियस इज 148 ओम। The temperature coefficient of resistance of the tungsten is 0.0045 per degree Celsius. What will be the resistances at 0 degree Celsius and at 500 degree Celsius? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 148 ओम। तो हमसे पूछा गया है कि अगर अल्फा 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और 500 डिग्री सेल्सियस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो बच्चों इस वायर के लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पर RT क्या है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस और R0 क्या है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हमको गिवन है यहाँ 0.0045। चलिए फटाफट इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। पहले R0 निकालने के लिए आप R200 की इक्वेशन बनाइए, मतलब T की जगह क्या पुट कर दीजिए 200। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी R200 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। R200 ये कितना दिया है बच्चों 148, R0 हमको कैलकुलेट करना है 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू 200। जब इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 148 इज इक्वल टू R0, ये क्या बचेगा देखो 2 जीरो से पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.9 आएगा, मतलब 1 प्लस 0.9, ठीक है, इसका मतलब 1.9 हो गया। तो R0 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 148/1.9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 78 ओम आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी 78 ओम। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 78 ओम। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस निकल आया। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, अब आपको चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R500। तो बच्चों T की जगह जब यहाँ 500 पुट कर दोगे तो इस इक्वेशन से हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, जरा देखो, ये बचेगी R500 इज इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फा इंटू 500, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। R500 इज इक्वल टू R0, ये कितना आया है 78। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू 500। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा क्या, जरा दिमाग लगाइए। तो ये मिलेगा R500 इज इक्वल टू 78, ठीक, इंटू यहाँ पे देखो जो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, इधर पॉइंट लग जाएगा, और 5 इंटू 4.45 करोगे तो 5 इंटू 45 करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा। अब जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R500 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से R500 आ जाएगा 253 ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 500 डिग्री सेल्सियस विल बी 253 ओम एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इट विल बी 78 ओम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर at 0 degree Celsius temperature is 3 ohm and at 100 degree Celsius is 3.75 ohm. Its resistance at an unknown temperature is 3.15 ohm. Find the value of unknown temperature. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको गिवन है कि एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, 100 पे रेजिस्टेंस उस प्लेटिनम वायर का कितना होगा 3.75 ओम। तो हमको बताना है किस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस 3.15 ओम हो जाएगा, यानी कि टी हमको फाइंड करना है। तो बच्चों पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे टी डिग्री सेल्सियस पे किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस से किस तरह रिलेटेड होता है। तो बच्चों ये फार्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, जहां पर RT होता है बच्चों रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा टी। तो बच्चों मेन क्या है, आपको RT पता है और T निकालना है। लेकिन देखिए ये चीज RT अगर पता है T निकालना है तो आपको R0 और अल्फा पता होना चाहिए। R0 तो आपको गिवन है बट अल्फा नहीं गिवन है, तो अल्फा पहले आप क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आप पहले 100 डिग्री सेल्सियस के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है, वैल्यू सारी पुट कर देंगे। R100 3.75 इज इक्वल टू R0 3 1 प्लस अल्फा इंटू 100। बेटा देखो 3 से इधर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3.75 अपान 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 1.25 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100, या अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू ये 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब बचेगा 0.25, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 अपान 100, या अल्फा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -3। देखो 10 पावर -2 यहाँ से गया और एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, अल्फा निकल आया। अब बच्चों हमको टी की वैल्यू निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हमको फार्मूला पता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। RT T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है 3.15, R0 कितना है बच्चों 3, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है बच्चों 2.5 10 की पावर -3 इंटू टी। ये टी हमको फाइंड करना है बच्चों। इधर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये देखिए ये बनेगा 3.15 अपान 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टी। ये बच्चों बचेगा 1.05 इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5 10 की पावर -3 इंटू टी। अब देखिए बच्चों थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये 1 इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1.05 में जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 0.05, तो ये आ जाएगा
2.5 इंटू 10 की पावर -3t इज इक्वल टू 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 0.05 अपान 2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो t की वैल्यू क्या आएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 2.5। देखो नीचे 10 पावर -3 है, ऊपर गया तो क्या हो गया 10 पावर +3, और ये 2 जीरो थी तो +2 पावर खत्म हुई, 1 जीरो बचा, मतलब एक 10 की पावर बची, उससे 0 आ गया यहाँ पे, तो हो गया 50 अपान 2.5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस। सो एट 20 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम थर्मामीटर विल बी 3.15 ओम, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस 3.15 ओम होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।